हम बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को समझने के लिए हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला ग्रुप है कि वो इनकी सिंथेसिस हो अल्फा कीटो एसिड से। तो एक एग्जांपल है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट हमने पहले बात की थी कि ग्लूटामेट प्रीकर्सर होता है ग्लूटामेट फैमिली का, यानी ग्लूटामेट फैमिली में एक मेन एंसेस्टर कौन है, ग्लूटामेट, और इसके प्रीकर्सर कौन से हैं, ग्लूटामीन, प्रोलीन एंड आर्जिनिन। ग्लूटामेट को बनाने के लिए दो तरीकाकार है। पहला तरीकाकार ये है कि वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट की रिडक्टिव अमाइडेशन से हो। दूसरा तरीका यह कि वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट की ट्रांसअमाइनेशन से हो। दोनों तरीकाकार से वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से बनेगा ग्लूटामेट। लेकिन पहले तरीकाकार में वो रिडक्टिव अमाइडेशन का मतलब ये होगा कि रिडक्शन भी होगी और कोई अपना अमाइनो ग्रुप इसको डोनेट करेगा, रिडक्टिव अमाइडेशन होगी। और ये इसको कैटालाइज करने के लिए एंजाइम होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल होता है। और इस रिएक्शन की सिग्निफिकेंस ये होती है कि इस रिएक्शन में अमोनियम एज अ सबस्ट्रेट के तौर पे यूज हो रहा है। सी इन दिस डायग्राम अमोनिया इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। जब भी हमारी बॉडी में अमोनियम का लेवल ज़्यादा होगा, हाइपर अमोनीमिया होगा, तो वो अमोनियम इस रिएक्शन में यूटिलाइज होगा ग्लूटामेट को बनाने के लिए। जबकि दूसरे हमने कहा था कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट की डायरेक्ट ट्रांसअमाइनेशन करा दो। ट्रांसअमाइनेशन का मतलब होता है कि कोई और अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करेगा। वो अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट करने के बाद अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटेरेट से ग्लूटामेट बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन अमाइनो एसिड डोनर, अगर डोनर स्पार्टेट है तो उसको हम कहेंगे EST एंजाइम को, अगर वो एलानिन है तो हमसे बोलेंगे ALT, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। और इन रिएक्शन के लिए PLP यूज होता है। अगले दो अमाइनो एसिड हैं, उनके नाम एलानिन और अस्पार्टेट। जिस तरह ग्लूटामेट बनता था ट्रांसअमाइनेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो इसी तरह एलानिन और अस्पार्टेट भी ट्रांसअमाइनेशन से बनेंगे। डिफरेंस ये होगा कि एलानिन बनेगा ट्रांसमाइनेशन ऑफ पायरुवेट से और एस्पार्टेट बनेगा ट्रांसमाइनेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट से। तरीकाकार वही है। अगर एलानिन को बनाना हो तो एंजाइम कौन सा होगा, ALT। अगर स्पार्टेट को बनाना होगा तो एंजाइम AST। और दोनों रिएक्शन में PLP इस्तेमाल होगा, जिस तरह ग्लूटामेट की सिंथेसिस में भी। अगली कैटेगरी है सिंथेसिस बाय अमाइडेशन। अमाइडेशन का मतलब अमाइड ग्रुप को डोनेट करना, ऐड करना। ग्लूटामीन इसकी उम्दा एग्जाम्पल है, ग्लूटामीन और एस्पार्जीन। ग्लूटामीन में एक अमाइड लिंकेज होती है अमोनिया की एट गैमा कार्बोक्सिल, जबकि एस्पार्जीन में लिंकेज होती है अमाइड लिंकेज, लेकिन वो बीटा कार्बन पर। तो ग्लूटामीन की सिंथेसिस किससे होगी, ग्लूटामेट से होगी। एस्पार्जीन की सिंथेसिस होगी स्पार्टेट से होगी। दोनों कंडीशन में एंजाइम जो यूज होगा वो होगा सिंथेटेस। सिंथेटेस का मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी सिंथेटिक रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और इन रिएक्शन में एनर्जी ATP की फॉर्म में यूटिलाइज होती है। ऐसे एंजाइम को हम सिंथेटेस बोलते हैं। दरमियान में इंटरमीडिएट होगा ग्लूटामीन के बारे में गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट, जबकि अस्पार्जीन के बारे में गैमा अस्पार्टाइल फॉस्फेट। ग्लूटामेट और ATP बाइंड करेंगे तो ग्लूटामेट अटैक करेगा गैमा फॉस्फोरस ऑफ ATP पर। इसके नतीजे में कंपाउंड बनेगा, उसको बोलेंगे हम गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट और ADP का काम यहाँ पे खत्म हो गया। आगे जो इसके बाद अमोनियम इस बाइंड करेगा। अमोनियम के बाइंड करने की वजह से फिर क्या होगा, अनचार्ज अमोनिया अटैक करेगा गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट पर, जिसकी वजह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा और प्रोटॉन भी रिलीज होगा। प्रोटॉन के रिलीज होने के बाद गैमा अमाइनो ग्रुप होगा, वो एक बनेगा और फाइनली हमारी प्रोडक्ट ग्लूटामीन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन ये दिया हुआ है। रिएक्शन में ग्लूटामेट सबस्ट्रेट में, इस रिएक्शन में भी अमोनियम इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब जब भी हमारी बॉडी में अमोनियम का लेवल ज़्यादा होगा तो ग्लूटामेट को बनाना और ग्लूटामेट से ग्लूटामीन को बनाना ये इंपॉर्टेंट होगा। और इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ATP यूटिलाइज हो रही है। ATP मैग्नीशियम एक यहाँ पर कोफैक्टर के तौर पर काम आता है। एंजाइम कौन सा होगा, ग्लूटामीन सिंथेटेस होगा। और अस्पार्जीन के बारे में अस्पार्जीन सिंथेटेस होगा, दोनों के बारे में सिंथेटेस होगा। ग्लूटामीन सिंथेटेस की क्या बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस होती है, ग्लूटामीन सिंथेटेस ग्लूटामीन बनाता है। वो ग्लूटामीन प्रोटीन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, वो ग्लूटामीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, स्पेसिफिकली नॉन टॉक्सिक फॉर्म में। अस्पार्जीन और ग्लूटामीन की सिंथेसिस थोड़ी सी सिमिलैरिटीज कैसे, दोनों के बारे में सिंथेटेस यूज होता है। दोनों रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉस्फेट कंपाउंड था, दोनों रिएक्शन में ATP इस्तेमाल होती है और दोनों रिएक्शन बायोमेडिकली इंपॉर्टेंट होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि ग्लूटामीन की सिंथेसिस में
अमाइड ग्रुप डोनर अमोनियम था, जबकि एस्पार्जिन की सिंथेसिस में अमाइड ग्रुप डोनर ग्लूटामीन होगा। दूसरा डिफरेंस, ग्लूटामीन की सिंथेसिस में एटीपी टूट रही थी एडीपी में, लेकिन एस्पार्जिन की सिंथेसिस में एटीपी हाइड्रोलाइज होगी एएमपी में और पीपीआई रिलीज होगा, जिसकी वजह से इस रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आएगी। और ये भी कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सिंथेटेज होते हैं वो अमोनियम आयन यूज़ करते हैं इस रिएक्शन के लिए। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, ग्लूटामीन सिंथेटेस और अमाइनो ट्रांसफेरेस, इन तीनों एंजाइम्स का अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म में और बायोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हमारी बॉडी में अमोनियम का लेवल ज़्यादा होगा तो हम इसको यूज़ करते हुए ग्लूटामेट बनाएंगे और ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनाएंगे, यानी इनडायरेक्टली ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं अमोनिया को डिस्पोज करने में, जब अमोनिया का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है। अगला अमाइनो एसिड है सीरीन। सीरीन को दो तरीके से बन सकता है, या तो वो ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट 3-फॉस्फोग्लिसरेट से बन सकता है, या फिर वो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट से भी बन सकता है, जो कि 1 कार्बन डोनर, यानी 3PJ से भी बन सकता है या फिर वो ग्लाइसिन से भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3-फॉस्फोग्लिसरेट से कैसे बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लाइकोलिसिस आया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट की हमने डिहाइड्रोजिनेशन कराई, डिहाइड्रोजिनेशन से बन गया फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट, फॉस्फोहाइड्रोक्सी पायरुवेट की ट्रांसमाइनेशन कराई तो बन गया फॉस्फोएल्सिरीन, फॉस्फोएल्सिरीन की हमने डीफॉस्फोरिलेशन कराई तो डीफॉस्फोरिलेशन कराने से सीरीन बन गया। तो पहला बायोसिंथेटिक मैकेनिज्म था 3-फॉस्फोग्लिसरेट से, दूसरा ग्लाइसिन से बन सकता है। ग्लाइसिन से अगर बनाना हो तो वहाँ पे N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए, जो कि 1 कार्बन डोनर के तौर पर काम आता है। और ग्लाइसिन रिएक्शन, ये रिएक्शन काफ़ी रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब ये ग्लाइसिन को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा, और यहाँ पर N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इस्तेमाल होता है। एंजाइम कौन सा होगा, सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि सीरीन और ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। तो अगर आप हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर कर दो, ग्लाइसिन को दे दो तो सीरीन, या फिर सीरीन से निकाल दो हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप तो ग्लाइसिन बन जाता है। अगला अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को बनाने के लिए वही हमने भी कहा कि ग्लाइसिन सीरीन से भी बन सकता है, क्योंकि सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज वाला रिएक्शन रिवर्सिबल था। तो N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट इसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। या फिर दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कि इसकी ट्रांसअमाइनेशन से ये होगा कि एक कंपाउंड जिसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट की ट्रांसअमाइनेशन हो तो ग्लाइसिन बनता होता है। या फिर तीसरा ये है कि वो कोलिन से भी बन सकता है। कोलिन से कैसे बनेगा, कोलिन की डिहाइड्रोजिनेशन होगी, हाइड्रोजन एटम निकाले जाएंगे तो बनेगा बीटेन एल्डिहाइड, बीटेन एल्डिहाइड की दोबारा डिहाइड्रोजिनेशन तो बनता है बीटेन, बीटेन में हमने मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करना है तो बनेगा डाईमिथाइल ग्लाइसिन, डाईमिथाइल ग्लाइसिन की डिहाइड्रोजिनेशन कराई तो सार्कोसिन, और सार्कोसिन की हमने डिहाइड्रोजिनेशन दोबारा कराई तो बन गया तो सार्कोसिन डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है तो बन गया ग्लाइसिन। तो पहले कोलिन, देन कम्स बीटेन एल्डिहाइड, देन कम्स बीटेन, देन कम्स डाईमिथाइल ग्लाइसिन, देन कम्स सार्कोसिन एंड फाइनली कम ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन 3 तरीकों से बन सकता है, या तो वो सीरीन से बन सकता है, या फिर वो ग्लाइऑक्सिलेट से बन सकता है, या फिर वो कोलिन से बन सकता है।